हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। लास्ट लेक्चर तक, लास्ट वीडियो में अपन फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। लास्ट कल का जो अपना लेक्चर हुआ था उसमें मैंने कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल करा दिए थे। उसमें थोड़ा सा जल्दी भी कराया था, कुछ पॉइंट छोटे लिख दिए थे तो बच्चों की क्वेरी आ रही थी सर थोड़ा बड़ा लिखो, तो मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा बड़ा लिखे। अपन सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए आप। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है समझिएगा। एक क्वेश्चन कहता है, सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए हैं मैंने, गाउस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये अपन न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर चुके हैं। आज एग्जांपल फर्स्ट कह रहा है 2.1 विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर, इसने विद्युत क्षेत्र दिया है बेटा ई वेक्टर, और ई वेक्टर का मान दिया है इसने 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप। ये विद्युत क्षेत्र का मान है वोल्ट प्रति मीटर में, ठीक है। और क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर का मान दिया हुआ है, 5 इंटू 10⁻³ और ये भी जे कैप, और ये किस में है मीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल सदिश मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। ये कह रहा है कि पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। सॉल्यूशन देखो आप, विद्युत फ्लक्स फाई ई जो होता है अपन पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, वो ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है। ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो फाई ई का जो मान आएगा, ई वेक्टर का मान पुट किया 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप, डॉट एस वेक्टर का मान पुट किया 10 इंटू 10⁻³ -3 है बिल्कुल। तो देखो आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया इसके साथ, और ये वाला टर्म ये हो जाएगा फाई ई बराबर 300 इंटू 5 इंटू 10⁻³ और ये होगा जे कैप डॉट जे कैप 1 होगा। तो फाई ई का जो मान आएगा, फाई ई का मान हो जाएगा कितना, 5 × 1500 इंटू 10⁻³ और ये वोल्ट इंटू मीटर, या आप इसको लिख सकते हो, ये देखो 3 ये और 3 यहां से हटाएं तो 1.5 वोल्ट इंटू, ये विद्युत फ्लक्स का मान आएगा बेटा, ये विद्युत फ्लक्स का मान आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन यहां तक, बहुत इजी टॉप पॉइंट चल रहा है। सेकंड क्वेश्चन को देखें आप। सेकंड क्वेश्चन है एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से पारित विद्युत फ्लक्स शून्य है। देखो डायग्राम दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है, इस तरह से एक बेलन है, ये आगे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बता रहा है, और एक रेखा जो है ठीक है, और ये जो है आपका ई वेक्टर की डायरेक्शन है। इस डायग्राम में ही दे रखा है, इसको इसने S1 माना है, इसको इसने S2 माना है, और इसके वक्र पृष्ठ को इसने S3 माना है, ठीक है बेटा। अब ये कह रहा है ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र में है कि प्रदर्शित कीजिए कि कुल फ्लक्स जो है पारित इस बेलन से पारित विद्युत फ्लक्स का मान शून्य है। 3 भागों में विभाजित है। तो पहला वर्ताकार भाग S1, जहां विद्युत क्षेत्र और ये क्षेत्रफल सदिश, ये एक दूसरे का अनुदिश है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा। यहां विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के क्या है, प्रति समांतर है। विद्युत क्षेत्र ये है और क्षेत्रफल सदिश ये है। और तीसरा जो S3 है, यहां विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के लंबवत है। तो कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई का जो मान होगा वो क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये हो गया फाई ई बराबर S1 के लिए करोगे ये हो जाएगा ई ds cos 0 डिग्री, प्लस S2 के लिए करोगे ये हो जाएगा ई ds cos
180 डिग्री, और तीसरे S3 के लिए करोगे ये हो जाएगा EDS cos 90 डिग्री। ये वाला टर्म 0 हो गया पहले ही, तो फाई E का मान बचेगा S1, E बाहर आ जाएगा और DS, और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि cos 180 क्या होता है माइनस, E बाहर आ जाएगा और S2 DS, और ये भी वृत्तीय क्षेत्रफल ये भी वृत्तीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे, तो फाई E का मान। इसका कारण ये भी है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर कोई पृष्ठ इस प्रकार से है कि जितनी विद्युत बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही हैं उतनी ही बाहर निकल रही हैं, तो परिणामी विद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा हुआ, राइट। चलिए, ये 2 सवाल हो गए आपके। अब मुझे लग रहा है साफ दिख रहा होगा आपको, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, इसमें आज एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा मैं अभी आपको एग्जांपल में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अभी तीसरे सवाल को पहले देख लेते हैं अपन। तीसरा सवाल कहां गया, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट एक समान विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर में इस प्रकार स्थित है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री। देखो, तल अगर विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो उसका अभिलंब जो कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी वो उससे 90 डिग्री पर होगा। यानी क्षेत्रफल सदिश यहां लिखनी पड़ेगी लाइन, क्षेत्रफल सदिश की विद्युत क्षेत्र से दिशा, क्षेत्रफल सदिश की विद्युत क्षेत्र से दिशा क्या हो जाएगी, 90 माइनस कितना है तल 30 डिग्री, यानी 60 डिग्री होगा। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो पारित फ्लक्स। अभी इसने पूछा ना, शीट से पारित विद्युत फ्लक्स, शीट से पारित विद्युत फ्लक्स फाई E बराबर ये हो जाएगा आपके पास EDS, E वेक्टर डॉट DS या S एक ही बात है, फाई E बराबर EDS cos 60 डिग्री। अब DS जो है वृत्ताकार शीट है, तो ये हो गया E × πr², और cos 60 का मान होता है मेरे हिसाब से, cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है ना, ठीक है। बस ये अब इसको मान को पुट कर दो। E का मान कितना है, 5 × 10⁵ इंटू पाई का मान 3.14 इंटू r², 5 सेंटीमीटर यानी 25 × 10⁻⁻⁴, और इंटू इसको आप सॉल्व करना कंप्लीट, गुणा भाग करके वोल्ट इंटू मीटर के अंदर फाई E का मान आ जाएगा। क्लियर भाई यहां तक? ये मैं अब एक बार साफ कर रहा हूं और 4th क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक है, इसको मैं साफ कर रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 4 जो दे रखा है ना, वो दरअसल बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। गाउस के नियम है, उसके अनुप्रयोग में आपने तार किया था और फिर चकती कर दी थी, वलय नहीं की थी, वलय थी नहीं तो की भी नहीं, मैंने भी नहीं कराई, पर इसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, वो एक्चुअल में डेरिवेशन ही है, वो एक्चुअल में डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का सवाल सीधा बन सकता है बड़ा। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको क्वेश्चन नंबर 4 को और 5th को मैं एक साथ कराऊंगा, ध्यान दें आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक R त्रिज्या की पतली वलय पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। एक R, वलय का मतलब समझते हो, रिंग, चूड़ी जो होती है ना, वलय मतलब तार को मोड़कर उसके किनारों को आपस में जोड़ दें, गोलाकार रूप बना दे, तो वलय कहलाती है, रिंग कहलाती है। वलय की अक्ष पर, उसकी अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए और प्राप्त परिणाम की प्रतिबंध x इज ग्रेटर देन r, मतलब x का मान बहुत अधिक है उसकी त्रिज्या से, उससे भी इसकी विवेचना करनी है। सबसे पहले इसका मतलब एक वलय के कारण उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन ये हो गया, आवेशित वलय के कारण, आवेशित वलय के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये टॉपिक का नाम हो गया बेटा, क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है। आवेशित वलय के कारण उसके अक्ष पर, उसके
अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखें आप, ये वलय है बेटा, ये गोल है पर इसको अक्ष के रूप में लेना है ना, इसलिए इस तरह से बना रहा हूं मैं इसको, वलय को। एक चूड़ी को एक साइड से देखोगे तो ऐसी दिखेगी चूड़ी, और इसकी त्रिज्या जो है, ये केंद्र हो गया O, ये त्रिज्या हो गई R, यानी ये भी R हो गया, और ये पूरी तरह से Q आवेश से आवेशित है। ठीक है बेटा, इस पर आवेश की मात्रा Q है और आवेश घनत्व लैम्डा है। लैम्डा बराबर Q अपॉन लंबाई अगर L है तो Q अपॉन 2 पाई कैपिटल R, आवेश घनत्व का मान। ठीक है बेटा, इसको मैं अलग से लिख दूंगा। ठीक है, नीचे लिख दूंगा, इसको मैं छोड़ दूंगी। अब इसके अक्ष से x दूरी पर यहां ये कोई बिंदु P है, जहां इस वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। बात समझ में आ रही है ना? ये वलय है जिसका आवेश घनत्व लैम्डा है और आवेश इसके ऊपर Q है। इसके अक्ष से कितनी दूरी पर दिया बेटा इसने? x दूरी पर। x दूरी पर ये बिंदु है। इस x दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करने के लिए वही गाउस के नियम के अनुप्रयोग जैसे दो अल्पांश AB और A' B' पर विचार करते हैं, जहां आवेश की मात्रा समान है। आवेश की मात्रा समान है, ये दूरी समान होगी। आवेश की मात्रा और ये दूरी समान होने के कारण ये सममिति में होंगे, और सममिति में होने के कारण इस बिंदु और इस बिंदु, मतलब इस अल्पांश और इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होगा। ये इस दिशा में हो जाएगा dE1 वेक्टर, और ये इस दिशा में हो जाएगा dE2 वेक्टर। ये दूरी इस दूरी के बराबर है, और मान क्या होगा? dE1 का मान क्या होगा? dE1 का मान होगा k dQ, KQ अपॉन R स्क्वायर, इसको R मान लो, स्मॉल r। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, KQ अपॉन R स्क्वायर। और इसी तरह dE2 भी क्या होगा? K dQ अपॉन R स्क्वायर, 1 व 2 से। dE1 बराबर परिमाण में dE2, परंतु दिशा अलग अलग है। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर इन दोनों अल्पांशों को घटकों में विभक्त करते हैं, तो उसके लिए अपन ने कहा सममिति से अगर ये कोण थीटा है तो ये दोनों कोण भी थीटा होंगे। dE1 को घटकों में विभक्त करें तो ये इस दिशा में dE1 cos थीटा हो जाएगा, और इस दिशा में dE1 sin थीटा हो जाएगा। इसी तरह dE2 को घटकों में विभक्त करें तो इस दिशा में dE2 cos थीटा हो जाएगा, और इसके लंबवत दिशा में dE2 sin थीटा हो जाएगा। याद आ रहा होगा आपको? तो dE1 sin थीटा और dE2 sin थीटा समान परिमाण, विपरीत दिशा और एक ही क्रिया रेखा में होने के कारण dE1 sin थीटा और dE2 sin थीटा समान परिमाण, विपरीत दिशा और एक ही क्रिया रेखा में होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को पूर्णतः निरस्त कर देते हैं। जबकि dE1 cos थीटा और dE2 cos थीटा समान परिमाण, समान दिशा और एक ही क्रिया रेखा में होने के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करते हैं। तो इन दोनों अल्पांशों के कारण भी इस दिशा में आया। इसी तरह सारे जितने भी रिंग हैं उसको बहुत सारे अल्पांश लेंगे, तो प्रत्येक अल्पांशों का जो समूह होगा उसके कारण विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में आएगा। यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? तीव्रता तो समझ में आ गई। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा OP के अनुदिश होगी, OP के लंबवत विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मैं E मानता हूं तो वो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dE। देखो क्या होगा, एक्चुअल में E बराबर हो जाएगा dE1 cos थीटा प्लस dE2 cos थीटा प्लस, नहीं ये बात समझ में, dE3 cos थीटा प्लस, ऐसे चलेगा। तो इतने सारे अपन समूह लेकर के सीधा ये नहीं कर सकते क्या? क्योंकि dE1 dE2 dE3 dE4 सब परिमाण में तो समान ही आएंगे। ये आपके पास जाएगा dE cos थीटा। अब यहां से आप ये मान निकालो। सबसे पहले चित्र से त्रिभुज O, इसको मैंने O डैश मान लिया, O त्रिभुज O O डैश P में
अगर इस त्रिभुज से cos थीटा निकालते हैं तो cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, यानी x अपॉन आर, ये यहां पुट करो, ये समीकरण नंबर 4, ये 5, ये 6, DE1 DE2 सबके मान, तो DE का मान DE1 लिख दो भले, तो E बराबर, समीकरण 4 को मैं लिख रहा हूं ना, E बराबर इंटीग्रल ऑफ K DQ अपॉन R स्क्वायर, और ये x अपॉन R। E बराबर, अच्छा DQ का मान देखो, इधर देखो, चूंकि लैम्डा जो होता है DQ अपॉन DL होता है, DQ अपॉन DL, सो DQ बराबर हो जाएगा लैम्डा DL, ये मान यहां पुट करो आप, E बराबर K लैम्डा DL अपॉन R क्यूब इंटू x देखो हमेशा P से कांस्टेंट रहने वाला है, लैम्डा कांस्टेंट है, ये सब बाहर आ जाएगा, आपके पास केवल अंदर बचेगा E बराबर K लैम्डा x अपॉन R क्यूब इंटीग्रल ऑफ DL मतलब इसकी पूरी लंबाई यानी इसकी परिधि, ये हो जाएगा E बराबर K लैम्डा x अपॉन R क्यूब और 2 पाई कैपिटल R। क्लियर यहां तक? अब पुनः अपन जानते हैं कि लैम्डा बराबर Q अपॉन L यानी Q 2 पाई R होगा, तो Q का मान जो होगा, नहीं सॉरी, लैम्डा का मान अपन इसमें Q अपॉन 2 पाई R यहां पुट करेंगे, और R जो है ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है, तो आपके पास R जो होगा वो x प्लस R, एक्स स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2 हो जाएगा। ये यहां मान पुट करते हैं तो E का जो मान है, E का जो मान है इसको समझे आप, E का मान हो जाएगा K लैम्डा की जगह Q अपॉन 2 पाई R, K Q अपॉन 2 पाई R इंटू x इंटू 2 पाई R अपॉन R क्यूब, यानी x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। 2 पाई R से 2 पाई R कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट जो बनेगा E बराबर वो बनेगा बेटा, क्या आ जाएगा, K Q अपॉन KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। ये परिणामी आपका रिजल्ट आएगा बेटा, ये परिणामी रिजल्ट होगा, ठीक है। E बराबर KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। फिर इसने एक कहा है कि इसमें यह विवेचना करो कि जो x है वो R से बहुत अधिक है, उस स्थिति में इसकी रिजल्ट निकालो। चूंकि देखो अगर x R से अधिक है तो इस वाले पद को आप नगण्य मान सकते हो, R का मान जो है बहुत कम है, x का मान ज्यादा है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो और भी कम हो जाएगा, तो उसको नगण्य मानेंगे। तो E का जो मान है वो KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। तो E का मान जाएगा KQX अपॉन x क्यूब, देखो x की पावर x स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, x क्यूब, ये एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, परिणाम ये आएगा KQ अपॉन x स्क्वायर। मतलब अगर रिंग से बिंदु P बहुत अधिक दूरी पर है तो वो रिंग जो है वो बिंदु आवेश के जैसे व्यवहार करती है। क्या रिजल्ट आ रहा है, KQ अपॉन x स्क्वायर, वही होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र KQ अपॉन R स्क्वायर, तो ये हो गया KQ अपॉन x स्क्वायर। ये आपका डेरिवेशन है, देखो कंप्लीट 3 नंबर का डेरिवेशन बनेगा, ये साफ दिख रहा है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है, इसको पोज करके लिख लीजिएगा। ये आपके एग्जाम अगर कुछ हटके देना है ना क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में डाल देगा। नेक्स्ट 5वां जो क्वेश्चन है ना वो इसी के ऊपर है, इसलिए मैंने अभी इसको साफ नहीं किया, 5वें क्वेश्चन को पढ़ता हूं फिर इसको मैं साफ करके आगे चलता हूं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान रूप से आवेशित एक वलय एवं एक गोले, दोनों की त्रिज्या R है, दोनों पर आवेश Q है, ठीक है। एक समान रूप से आवेशित एक तो है वलय जैसे ये है, और एक है गोला, दोनों की त्रिज्या R है, एक वलय और एक ठोस गोला, दोनों की त्रिज्या R है।
दोनों पर क्यू आवेश है, दोनों पर आवेश की मात्रा समान है। गोले का केंद्र वलय की अक्ष पर विद्यमान है, इस अक्ष पर गोले का केंद्र कहीं विद्यमान होगा, ठीक है साहब, तथा वलय के केंद्र से r√3 दूरी पर स्थित है, मतलब इसको काटेगा नहीं, यहां से ये अगर r है तो r√3 दूरी पर है। गोले तथा वलय के मध्य विद्युत बल का परिकलन कीजिए। मैं सीधा वलय के कारण मैं इसको 5 नंबर डाल देता हूं और इस डायग्राम को साफ करके इस नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मैं यहां वलय और गोले के मध्य विद्युत बल का परिकलन करना है, तो मैं गोले, देखो ये वलय है, ठीक है, और ये आवेश क्यू आवेश है इसका, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र ये निकाला हुआ, इसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान, इसके केंद्र से x दूरी पर, और x बराबर r√3 है, यहां कोई गोला है, इसको टच नहीं करेगा क्योंकि r√3 है, ये इसका गोले का केंद्र हो गया, x बराबर r√3, और ये गोले की त्रिज्या भी r है, इसको भी क्यू आवेश ही दिया हुआ है। ठीक है, ये स्थिति बन रही है। अपन क्या करें, अपन इसके कारण विद्युत क्षेत्र E जो है, इसके कारण इस पर आवेश की मात्रा Q है, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र, इसके कारण विद्युत क्षेत्र E ये अपने पास पड़ा है, तो बल जो होगा वो F बराबर क्या हो जाएगा, Q ही हो जाएगा। बल F बराबर Q ही सीधा निकाल देंगे। तो देखो एक बार देखो बोर्ड पे क्या कह रहा हूं मैंने कहा वलय के कारण गोले के केंद्र O' पर विद्युत क्षेत्र E बराबर, ये फॉर्मूला में लिख रहा हूं, KQ x/x² प्लस r² की पावर 3/2। अब इसने लिया हुआ है x बराबर r√3 दिया हुआ है, ये यहां पुट कर दो, r√3 ही है ना, बिल्कुल। E बराबर KQ r√3 बटा x² प्लस r√3 का होल स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2। ठीक है, अब इसको मैं साफ कर रहा हूं, ये मैंने इसीलिए साफ नहीं किया था क्योंकि इसका रिजल्ट मुझे यहां काम में लेना है। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास E बराबर KQ r√3, ये हो गया बेटा आपके पास x² प्लस √3 का स्क्वायर यानी 3r²। x बराबर, गलत लिख दिया ना, इसको या तो r² कर लो, तो ये हो जाएगा r² प्लस 3r² की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा बेटा E बराबर KQ r√3, 3 और 1 हो गया बेटा 4, 4r² की पावर 3/2, तो ये तो r से तो ये कैंसिल हो जाएगा, E का मान हो जाएगा KQ r√3/4 और √4, और ये हो गया r3, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बचेगा √3 यहां से बचेगा 2, √3/8, और ये हो जाएगा KQ। ठीक है, अब क्या है, ये E आ गया। अब गोले पर विद्युत बल, गोले पर विद्युत बल F = Q। ठीक है, एक और दूसरे, F = Q, E का मान √3/8
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बराबर √3/8 के क्यू स्क्वायर। ये गोले पर विद्युत बल आ जाए। वलय के कारण गोले पर विद्युत बल √3/8 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। यहां तक कंप्लीट हुए 5 एग्जाम्पल। आज अपन इतना ही करते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। चौथा जो एग्जाम्पल था और 5वां ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको अच्छे से आप समझिए, करिए, फेयर कॉपी में नोट कीजिए इसको। इसके आगे के एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल जो हैं वो आगे के लेक्चर में अपन करते हैं। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे से आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।